दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग वांगपिंग के साथ यहाँ एक मॉर्टल्स की जिंदगी गुजारने लगा था, जहाँ वांगपिंग की बॉडी में अभी भी रिसेंटमेंट एनर्जी बाकी थी। एंटीडोट ने फुली काम नहीं किया था, इसलिए वांगलिंग हर रात उसकी बॉडी से डेथ एनर्जी को रिमूव करता था। क्योंकि संटाई भी वांगलिंग के कहने पर यहाँ कुछ मटेरियल्स को लेकर आ जाता है, तब उसकी मुलाकात वांगपिंग से हुई और वांगलिंग ने संटाई को अपने साथ रुकने का बोल दिया था, जहाँ वो वांगपिंग का ग्रैंडफादर बनकर इनके साथ अगले 15 साल तक रहता है। इस दौरान वांगपिंग को संटाई से काफी लगाव हो गया था। संटाई को भी वांगपिंग पसंद था, इसलिए वो वांगलिंग से कहता है कि वांगपिंग को क्यों ना कल्टिवेशन करने दी जाए। ये बात सुनकर तो वांगलिंग साफ-साफ मना कर देता है। संटाई ने चुपके छुपाते वांगपिंग को कल्टिवेशन सिखाने की कोशिश की, लेकिन वांगपिंग इसके लिए एग्री नहीं हुआ। इनके बीच इस तरह करते हुए काफी अच्छा अर्सा गुजरता रहा। आखिर में हम देखते हैं कि संटाई भी मारा गया, जहाँ उसने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर वांगलिंग से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अस्थियों को मेरे होम टाउन ले जाओ, और वांगलिंग भी इसके लिए मान गया था। इसलिए वो संटाई की अस्थियां अपने पास संभाल कर रख लेता है। इसके बाद वो वांगपिंग को लेकर दुनिया के सफर के लिए रवाना हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग अपने साथ वांगपिंग को पहाड़ी की चोटियां दिखाता है, ताकि वांगपिंग हेवन एंड अर्थ की ऊंचाई और गहराई को समझ सके। यहाँ वांगपिंग को भी ये खूबसूरती देखकर काफी अच्छा लग रहा था। वांगलिंग अपने साथ वांगपिंग को नहर में भी लेकर आता है, जिसका फ्लो बहुत ही जरा तेज था, लेकिन वांगलिंग और वांगपिंग दोनों यहाँ उस फ्लो के साथ चलते रहे। वांगपिंग के लिए ये एक्सपीरियंस नए और कमाल के थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग वांगपिंग को अपने साथ समंदर में भी ले आता है, वो समंदर जो कि साइज में बहुत बड़ा और उसका अंत कभी ना दिखने वाला था। ये सब चीजें अपनी आंखों से देखकर और एक्सपीरियंस करके वांगपिंग को काफी कुछ नया सीखने को मिला। और अपने फादर के साथ इस सफर में वांगपिंग को बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि फादर, इस दुनिया में चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, इवन कि मरते दम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं मर गया, मरने के बाद सेकंड लाइफ हुई और उस जन्म में अगर आप मेरे फादर ना हुए, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बोलूंगा नहीं। जो सब सुनकर वांगलिंग को भी काफी अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुराते हुए वांगपिंग को हमें जवाब देता है। अब इसी तरह करते करते पूरे 8 साल गुजर गए थे। इन 8 सालों में वांगलिंग ने वांगपिंग को सारे के सारे पहाड़, दरिया और समंदर दिखा दिए थे, जिनकी खूबसूरती को फील करके वांगपिंग की सोल भी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो चुकी थी। वांगलिंग महसूस कर सकता था कि अब वांगपिंग की बॉडी के अंदर रिसेंटमेंट एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बस सिर्फ थोड़ा बहुत बचा कुचा हिस्सा रह गया है, जो कि बहुत ही जरा कम अमाउंट में है, लेकिन वो उसकी सोल की गहराई के अंदर बच चुकी है। उसे कोई भी पिल या टेक्निक रिमूव नहीं कर सकी। सिर्फ गुजरते वक्त के साथ ही धीरे-धीरे करके वो रिसेंटमेंट एनर्जी भी धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी। यही सब सोचते हुए वांगलिंग यहाँ वांगपिंग को किलिंग माउंटेन पीक पर भी ले आता है, जिस जगह को देखते हुए वांगपिंग खुश होते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि फादर, बचपन में मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि अगर किलिंग माउंटेन की इमोर्टल मिस्ट आपने एक बार इनहेल कर ली तो उसके बाद आप 10 साल तक बीमार नहीं होंगे। मैं अक्सर सोचा करता था कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे किलिंग माउंटेन पीक ले जाए, और आज यहाँ पर आकर मुझे एहसास हो रहा है कि ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वांगपिंग जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक उसे हवा में उड़ता हुआ एक कल्टिवेटर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए वांगलिंग से सवाल करके पूछता है कि क्या वो एक इमोर्टल है, जिस पर वांगलिंग ने हमें जवाब दिया। ये सुनकर वांगपिंग थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। इसके बाद वो धीरे से वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि फादर, क्या आप भी एक इमोर्टल है? मैंने सही कहा ना? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद को एक इमोर्टल नहीं बल्कि कल्टिवेटर कहना पसंद करूंगा। जो सुनकर तो वांगपिंग भी सरप्राइज हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगपिंग संटाई की कब्र पर आया हुआ था। वो दिए जलाते हुए संटाई को रिस्पेक्ट पेश करके कहता है कि मैं और फादर इस दुनिया के बहुत सारी जगहों में ट्रैवल करके वापस आए हैं। हमने बहुत बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े दरिया और इतने बड़े समंदर देखे जिनकी बाउंड्रीज देखी नहीं जा सकती थी। मैं चाहता था कि मैं खुद आपके पास आकर आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाऊं। ये सब कहने के बाद वांगपिंग धीरे से खड़े होकर वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि फादर, ग्रैंडपा संटाई ने जो इमोर्टल आर्ट टेक्निक्स पीछे छोड़ी थी, आप मुझे वो कल्टिवेट करने सीखने क्यों नहीं देते? जिस पर वांगलिंग सिंपल जवाब देते हुए कहता है क्योंकि कल्टिवेशन का रास्ता मेरे बच्चे तुम्हारे लिए नहीं बना। जिसे तो वांगपिंग को थोड़ा सा निराश कर दिया था और वो अपने फादर से उदास होते हुए कहता है, तो इसका मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं एक मॉर्टल्स की तरह नॉर्मल ऑर्डिनरी जिंदगी गुजारूं और आपके नक्शे कदम पर चलकर एक कल्टिवेटर ना बनूं? क्या आप यही चाहते हैं? लेकिन क्या होगा अगर मैं इस बात को मानने से इनकार कर दूं? क्या होगा अगर मुझे कल्टिवेशन करने की ख्वाहिश हो? जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। ये बोलते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर देता है। साथ ही साथ वो वांगपिंग से कहता है कि कल्टिवेशन के अलावा तुम इस दुनिया में जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इसी तरह बात करने के बाद ये दोनों वापस घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ रास्ते में कैरेज में वांगपिंग इसी बारे में सोच रहा था और वो वांगलिंग से कहता है, फादर, कल्टिवेशन करके मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी और मैं आपके साइड ज्यादा देर तक रुक पाऊंगा। जिस पर वांगलिंग अभी भी वही जवाब देता है कि मैंने कहा ना कि तुम कल्टिवेशन के लिए नहीं बने, कल्टिवेशन तुम्हें सूट नहीं करता। वांगपिंग भी वांगलिंग का 2 बार सेम जवाब सुनकर
है। इस पर वांगलिंग उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, जो देखकर वांगपिंग शांत हो गया था और वो अपने फादर से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, लगता है कि फादर मुझे इसलिए कल्टिवेशन करने नहीं देना चाहते क्योंकि कल्टिवेशन की दुनिया में सब लोग बेरहम है और एक दूसरे को खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। शायद मेरे फादर की कल्टिवेशन सारा नहीं है और इसी वजह से उन्हें डर है कि वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि वो मुझे कल्टिवेशन करने नहीं देना चाहते। ये बोलते हुए अपने फादर के लिए उदास होते हुए कहता है कि मेरे फादर ने इस कल्टिवेशन के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें फेस की होगी, इसलिए मुझे लेकर उनका डरना जायज है। जो सच सोचते हुए वांगपिंग अपने फादर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। जो सुनकर वांगलिंग भी मुस्कुरा देता है। असल में तो वांगपिंग को अंदाजा ही नहीं कि वांगलिंग इस पूरे प्लेनेट का सबसे ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें प्लेनेट रानियन की किशुआई सिटी दिखाई जाती है, जहां वांगलिंग वांगपिंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ चुका था और वो वांगपिंग को बता रहा था कि अब से हम इसी किशुआई सिटी में रहा करेंगे। यहाँ से खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वांग रेसिडेंस लेकर जाऊंगा, जो कि हमारा घर होगा, जहाँ पर हम दोनों सेटल हो जाएंगे। यहाँ वांगपिंग वांगलिंग की बातें सुनते आगे की तरफ चले रहा था कि तभी अचानक एक बच्चा नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे वांगपिंग ने संभाल लिया। ये सब कुछ वहीं पर मौजूद सन क्लैन की एक लड़की किंग वुई भी देख लेती है, जहाँ वांगपिंग उस छोटे बच्चे से सवाल करते पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो बच्चा भी जवाब देते हुए कहता है कि बिग ब्रदर हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंग वुई दिल की काफी अच्छी औरत थी और उसे वांगपिंग की हरकत भी अच्छी लगी, लेकिन हम देखते हैं कि किंग वुई के सामने मौजूद एक दूसरा लड़का जिसका नाम युन वू फेंग था और वो युन क्लैन का मेंबर है, उससे ये बात अच्छी नहीं लगती कि किंग वुई की अटेंशन किसी दूसरे लड़के ने हासिल कर ली है। वो लड़का जो कि एक मामूली इंसान है, इसी बात से युन वू फेंग को काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वांगपिंग को तो इन बातों का अंदाजा ही नहीं। वो अपने फादर से बात करते हुए कह रहा था कि ये जगह काफी अच्छी है। इतने अरसे से हम पहाड़ों और समंदरों में रह रहे थे, जहाँ पर ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन इतने अरसे बाद चुके हम सिटी में आए हैं, तो ये सिटी मुझे काफी अच्छी फीलिंग करवा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं नया नया मोटल वर्ल्ड में पैदा हुआ हूँ। जो सब सुनकर युन वू फेंग तो यहाँ वांगपिंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि देखो देखो इस बेवकूफ लड़के को, ये अभी किंगशुई सिटी आया ही नहीं कि इसने ऑलरेडी माउंटेन्स और रिवर्स की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी और उन चीजों की तारीफें कर रहा है। इसकी शायराना बातें तो सुनो, जैसे अभी अभी मोटल वर्ल्ड में पैदा हुआ हूँ। मिस किंग वुई तो उसकी बातें सुनकर गुस्सा हुए सवाल करके पूछती है कि आखिर इसमें फनी क्या था, जिससे बेचारे युन वू फेंग की इज्जत का तो मोल मोल हो जाता है और उससे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि किंग वुई हर किसी को कोल्ड लुक्स देती रहती है, लेकिन इस लड़की को देखकर इसके चेहरे पर नरमी आ गई थी। क्या इसे ये मामूली सा नॉर्मल इंसान उससे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है? ये सब बोलती युन वू फेंग फिर से अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है कि लड़की अगर कोई लड़की इस तरह की बातें करती तो वो यकीनन खूबसूरत दिखाई देती, पर अफसोस तुम तो एक आदमी हो जिसे नचनिया का काम भी यहाँ पर नहीं मिल सका। वांगपिंग भी उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ये चेहरा काफी जरा हैंडसम है, पर काश ये चेहरा किसी सही इंसान की फिगर पर होता तो वो काफी डैशिंग दिखाई देता। हमारे ऊपर तो तुम इस चेहरे के साथ सुअर जैसे दिखाई दे रहे हो। ये सुनकर तो रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोग यहाँ युन वू फेंग पर जोर जोर से हंसने लगे, पर ये बात सन क्लैन के एल्डर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसका नाम सनहाइट, और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर इस तरह से बदतमीजी करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? तुम्हारे एल्डर्स के बजाय अब मुझे ही लगता है कि तुम्हें तमीज सिखानी होगी। मैं तुम्हारे दोनों हाथों को तोड़ दूंगा और यही तुम्हारी सजा है। जो कहती हुआ अपने पाउच का इस्तेमाल करते हुए दो चॉपस्टिक्स को हवा में उठाकर तीसरे से वांगपिंग की तरफ बेचने लगा। यहाँ मिस किंग वुई तो ये देखकर उन चॉपस्टिक को पकड़ने की कोशिश करने लगती है ताकि वो वांगपिंग को बचा सके, लेकिन वो उन्हें कैच नहीं कर पाई, बल्कि वो सीधे वांगपिंग के पास पहुँच गए थे। इससे पहले कि वो वांगपिंग को जाकर हिट कर पाते, अचानक वो हवा में उठ जाते हैं, बल्कि वो तरतीब से नीचे की तरफ आते हुए टेबल पर लेट गए। जो देखकर वांगपिंग अपने फादर की तरफ देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ सनहाई भी वांगलिंग की तरफ देखता है। वांगलिंग गुस्से के साथ सनहाई की तरफ देखने लगा, जहाँ वांगलिंग की बॉडी से खतरनाक ठंडी एनर्जी तेजी के साथ निकलती हुई सीधा सनहाई की बॉडी के अंदर इंटर करके उसके कोर फॉर्मेशन को पुनः से चकनाचूर कर देती है। इस तरह से सनहाई दर्द से चिल्लाने लगा और वो अपने पास से एक जेल स्लिप निकालकर पुनः से तोड़ चुका ताकि वो अपने लिए रीइंफोर्समेंट मंगवा सके। किंग वुई भी यहाँ सनहाई को संभालते उसे एल्डर कहकर पुकार रही थी। दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरा बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम उसे डिसिप्लिन सिखा सको। दूसरी तरफ युन वू फेंग यहाँ पर गुस्सा होकर वांगलिंग से कह रहा था, तो तुम एक कल्टिवेटर हो, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई कि प्लेनेट रानियन पर तुमने सन क्लैन के एक एल्डर पर हमला किया? सन क्लैन को यहाँ पर जो भी परेशान करता है तुम जानते हो ना कि उसके साथ क्या होता है। वो यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहा था, पर वांगलिंग को उसकी बातें बोर कर रही थी, इसलिए वांगलिंग अपनी दो उंगलियों के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए युन वू फेंग को उसे हिट कर देता है, जिससे टकराते साथ ही युन वू फेंग फिर से बेहोश हो गया। ये भी वांगलिंग ने अब तक इन पर रहम
रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंगुई फुरो से वांगलिंग के पास आकर माफी मांगते हुए कहती है कि ये हमारी गलती थी। इस तरह से बर्ताव करने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। प्लीज सीनियर हम पर रहम करें। वांगलिंग तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वांगपिंग ये सब देखकर खड़े होते हुए यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाम किंगुई है ना? मैं हूँ वांगपिंग, क्या तुम एक कल्टीवेटर हो? इस पर मिस किंगुई जवाब देते हुए कहती है कि मैं अभी खुद को एक कल्टीवेटर कहकर नहीं पुकारती, क्योंकि अभी तक तो मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर भी नहीं पहुंची और ये बातें मायने नहीं रखती। जैसा कि मैं जानती हूँ कि ये हमारी ही गलती थी, इसलिए मैंने आपसे माफी भी मांगी, लेकिन मेरे एल्डर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर एल्डर सनहाई ने मैसेज चीट स्लिप को ब्रेक कर दिया है। जल्दी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आती ही होगी। जितनी जल्दी हो सके आप दोनों यहाँ से निकल जाए। यहाँ पर वो ये सब कह रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर सन क्लैन के 3 और एल्डर्स आ जाते हैं, जिनके प्रेशर से वांगलिंग ने वांगपिंग को बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। इनमें से सेंटर वाले एल्डर का नाम सन शेंग था, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। मिस किंगुई भी उससे देखकर इस पर पेश कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनहाई रिंगते सन शेंग के पास आकर उससे शिकायत लगाते हुए कह रहा था कि ये वही बंदा है जिसने मेरे कोर को ब्रेक किया। सन शेंग ये सुनकर सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सनहाई के कोर को दोबारा से थोड़ा सा जोड़ देता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग की तरफ देखकर उसे स्कैन कर रहा था, जहाँ वांगलिंग तो उसे एक मामूली मॉडल इंसान दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी तरफ वांगपिंग की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी उससे महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में वांगलिंग ने उसकी बॉडी के अंदर धीरे-धीरे करके इंजेक्ट की है। सेंशन को भी इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि ये दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर वो इस बात को जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो गुस्से में कह रहा था कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे सन क्लैन के एक एल्डर के कोर फाउंडेशन को ब्रेक कर दिया है, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। वांगलिंग दूसरी तरफ उसे फुल टू फुल इग्नोर करते हुए यहाँ धीरे से खड़े होकर वांगपिंग से कहता है कि चलो वांगपिंग यहाँ से चलते हैं। वांगलिंग तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं। सनशेन को अपनी ये बेइज्जती देखकर गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अभी तक हमारा मामला सुलझा नहीं, तुम आखिर यहाँ से जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये कहते हुए अपनी पावर्स एक्टिवेट ही कर रहा था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सिर्फ एक ही कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर्स को अनलीश कर दिया था, जिसके प्रेशर से वो तीनों एल्डर्स पीछे की तरफ दिखे लेकर। जो देखकर तो सनशेन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये कोई स्पेल या फिर टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो डाउ डोमेन इंटेंट था, जिसका मतलब कि ये आदमी सोल फॉर्मेशन से ऊपर लेवल का कल्टीवेटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग वांगपिंग को लेकर वहाँ से जाते हुए यहाँ गुस्से के साथ कहता है कि ये तुम लोगों के लिए पहला और आखिरी मौका था। तो सब कहते हुए वांगलिंग वांगपिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए वांगलिंग को यहाँ किंगुई की याद आई। वो याद करता है कि कैसे किंगुई ने उन चॉपस्टिक्स को रोकने की कोशिश की थी। साथ ही साथ वो दिल की एक अच्छी इंसान है, इसलिए वांगलिंग वांगपिंग से भी कहता है कि वो लड़की किंगुई वो दिल की अच्छी इंसान थी, मुझे पसंद आई। जो सुनकर तो वांगपिंग भी ब्लश करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगलिंग और वांगपिंग अपने वांग रेसिडेंस आ चुके थे। ये घर दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था। वांगलिंग वांगपिंग को बताता है कि ये है वांग रेसिडेंस, जिसे मैंने खरीद लिया। इस घर के पिछले ओनर ने जाते जाते अपने कुछ सर्वेंट्स भी हमारे लिए छोड़ दिए हैं। अब से यही हमारा नया घर होगा। जो सारी बातें वांगपिंग सुन तो रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम इतने खामोश क्यों हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर वांगपिंग सवाल करते हुए पूछता है कि मैं यही सोच रहा था कि क्या आप और सन क्लैन एक दूसरे को जानते हो? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बस पास का ही कनेक्शन रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सब कहते हुए वांगलिंग वहाँ से जाने लगा। पीछे की तरफ वांगपिंग परेशान हो रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि किंगशुई सिटी में सन क्लैन की बहुत ही जरा चलती है, उन्हें कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि मेरे फादर ने उन्हें गुस्सा दिलाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बदला लेने के लिए हमारे घर के दरवाजे तक पहुँच जाए। वांगपिंग ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किंगशुई सिटी के सन क्लैन के एक दूसरे ब्रांच हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सनशेंग इस सन क्लैन के ब्रांच को संभालने वाले लीडर सन कीपिंग को बता रहा था कि उस आदमी ने यही कहा था कि ये तुम लोगों के लिए आखिरी वार्निंग है, इसके बाद तुम लोगों पर कोई भी रहम नहीं। जो सुनकर तो सन कीपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर उस आदमी का नाम क्या है? लगता है कि वो हमारे सन फैमिली को सीरियस नहीं ले रहा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। जिस पर सनशेंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो उनका नाम मालूम नहीं, लेकिन मिस किंगुई ने उनसे बात की थी, शायद उसे उनका नाम मालूम हो। जो सुनकर सन कीपिंग यहाँ पर मिस किंगुई से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम क्या उनका नाम जानती हो? मिस किंगुई बेशक वांगपिंग का नाम जानती थी, लेकिन फिर भी वो ना बताते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानती। इस पर तो सन कीपिंग थोड़ा गुस्सा होकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम हमें धोखा दे रही हो? मुझे सही सही जवाब दो। मिस किंगुई डर के मारे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे उनका नाम नहीं मालूम। मिस किंगुई वाकई में नहीं चाहती थी कि वांगलिंग और वांगपिंग को कोई भी परेशानी हो, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन कीपिंग इस तरह से नहीं रुकने वाला था। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी उनके घर का पता लगा और ऑलरेडी मैंने अपने मेन क्लैन में इस बारे में रिपोर्ट कर दिया है, जहाँ हमारे मेन क्लैन से यकीनन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर को यहाँ पर भेज दिया जाएगा ताकि वो इस प्रॉब्लम को
हैंडल कर सके। ये सब कहते हुए सन कीपिंग वहाँ से जाते जाते मिस किंगुई के पास भी आ जाता और वो जानता है कि मिस किंगुई झूठ बोल रही है। इसलिए वो मिस किंगुई से कहता है कि तुमने सन क्लैन के साथ गद्दारी की है, जो तुमने एक आउटसाइडर का नाम छुपाया। एक बार ये मामला निपट जाए, इसके बाद तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। और ये सब कहते हुए सन कीपिंग वहाँ से चला गया। मिस किंगुई बेचारी बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांग रेसिडेंस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सन क्लैन के बहुत सारे एल्डर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे और मेन फैमिली से जो कि यहाँ लोगों की मदद करने के लिए आया हुआ था, वो असल में कोई और नहीं बल्कि सन कीमिंग है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर था। और वो यहाँ पर आते साथ ही फिर उसे वांग रेसिडेंस को स्कैन करने लगा, जहाँ उसे वांगलिंग या फिर वांगपिंग का ऑरा महसूस नहीं होता। ये बात उसे थोड़ी सी अजीब महसूस हुई, इसलिए हम देखते हैं कि वो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं हूँ सन क्लैन का एक मेंबर सन कीमिंग, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज बाहर आ जाइए। वांगलिंग तो ये आवाज सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग खुद बाहर नहीं आता, बल्कि वो एक सर्वेंट के हाथों यहाँ मैसेज बाहर की तरफ भिजवाते हुए कहता है कि चाहे तुम जो मर्जी हो यहाँ से चले जाओ, वैसे किसी से नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ मास्टर ने खुद कहा है। जो बोलते हैं ऊपर से दरवाजा बंद कर चुका है। ये तो सन क्लैन की बहुत बड़ी बेइज्जती थी और वो सारे एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सन क्लैन का इतना बड़ा हेड यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया और वो बात करने के लिए बाहर तक नहीं आया, बल्कि हमारे सन क्लैन के हेड को इस तरह से इंतजार करवा रहा है। इसने तो अपनी हद पार कर दी है। ये सब सुनते हुए सन कीपिंग भी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर अपने पंजे में पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही सारा एरोगेंट हो। तुम्हें क्या लगता है कि सन क्लैन के सामने तुम इस तरह से बर्ताव करोगे और फिर भी बच जाओगे? ये कहती वो फिर उसे अपने पावर अटैक को यहाँ वांग रेसिडेंस पर चल देता है, लेकिन उसका अटैक यहाँ दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहा था। उल्टा हम देखते हैं कि अंदर की तरफ से एक पावरफुल बीम पीछे के साथ निकलते हुए सीधा आकर सन कीपिंग को हिट कर देती है, जिससे हिट होती है पीछे की तरफ उड़ते हुए जा गिरा, जबकि ये ऑरा चारों तरफ फैल गया था। इस ऑरा को महसूस करते हुए सन कीमिंग कहता है कि ये असेंडेंट लेवल का ऑरा, मैं इसे पहले भी महसूस कर चुका हूँ। नहीं, ये तो वही है। जैसे ही सन कीमिंग ने वांगलिंग को पहचाना, वो फिर उससे रिस्पेक्टफुली आगे की तरफ आते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे माफ कर देना जो हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मेरे जूनियर्स ने बहुत बड़ी गलती की है, जिन्हें 10,000 बार भी अगर मौत की सजा दे दी जाए तो वो कम होगी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये जूनियर यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है और ये कहती सन कीमिंग यहाँ अपने साथियों के साथ फौरन वहाँ से दुम दबाकर भाग गया, क्योंकि वो जानता है कि अगर वांगलिंग गुस्से के साथ बाहर आ गया तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वांगपिंग भी यहाँ पर इन लोगों को इस तरह से जाता हुआ देखकर काफी जरा हैरान था। रात के वक्त हम देखते हैं कि वांगपिंग यहाँ वांगलिंग के साथ बैठा हुआ था, जहाँ वांगलिंग वांगपिंग से कहता है कि वांगपिंग, तुमने 19 साल लुयू विलेज में मेरे साथ गुजारे, क्योंकि 8 साल हमने सफर में गुजारे माउंटेन, रिवर्स और समंदर को देखने में। इन 27 सालों में तुमने खुशी, गम, हर तरह की इमोशन को महसूस किया, गरीबी देखी, अमीरी देखी, ऊंचाइयां देखी और बेबसी को महसूस किया। एक इंसान जो भी फीलिंग्स और इमोशन महसूस कर सकता है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस तुम्हें मिल चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के ये सारे एक्सपीरियंस तुम्हें मिले। अब तुम्हें मैं 30 साल और देता हूँ। इन 30 सालों में तुम्हारे पास पैसे और इज्जत और शोहरत की कोई भी कमी नहीं होगी। तुम बहुत ही जरा अमीर और खुशहाल होगे। लेकिन वांगपिंग को ये सब नहीं चाहिए था। वो वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आप और सन क्लैन क्या सच में एक दूसरे को बस सिर्फ एक पास्ट कनेक्शन से जानते हैं? मुझे लगता है कि ये कोई मामूली पास्ट कनेक्शन नहीं है। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि पास में मैंने उनके एंसेस्टर के साथ प्रॉमिस किया था कि 100 साल तक उनके क्लैन को मैं शेल्टर दूंगा और उन्हें अमन में रखूंगा। यही मेरा उनके साथ कनेक्शन है। जो सुनकर यहाँ वांगपिंग फिर से अपनी बुक को नीचे की तरफ रखते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे फादर की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई होगी। अब इतनी ज्यादा ताकतवर है कि प्लेनेट रानियन के सन क्लैन के हेड भी आपके सामने घुटने टिकाकर आपसे भीख मांगते हुए यहाँ से भागकर चले गए। जबकि दूसरी तरफ मुझे गलतफहमी थी कि शायद आप बहुत ही जरा कमजोर है और आपको डर है कि आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि आप मुझे कल्टीवेशन करने नहीं देना चाहते। पर वो सब तो मेरी गलतफहमी थी। ये तो उसके उल्टा ही हो गया। प्लीज फादर, मुझे जानना है कि आखिर आप मुझे बार बार कल्टीवेशन करने से रोकते क्यों है? वांगलिंग उसके ये सवाल सुनकर अभी भी वही सेम जवाब देता है कि मैंने कहा ना कि तुम कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं हो। मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये सुनकर वांगपिंग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, तो ये 30 साल जिसमें आपने मुझसे वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का वादा किया है, तो क्या ये कॉम्पेंसेशन है? क्योंकि आप मुझे सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने मुझे कल्टीवेशन करने से रोका है। ये सुनकर वांगलिंग ने भी हमें जवाब दिया। वांगपिंग यहाँ पर वांगलिंग से कहता है, लेकिन आपके लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का आखिर मतलब क्या है? आप किस तरह की दौलत और खुशियाँ मुझे देना चाहते हो? ये सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है, जिस तरह की तुम चाहो। वांगपिंग वांगलिंग की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आपने मुझसे खुद कहा था कि अगर मुझे हेवन के खिलाफ जाना पड़े तो मुझे जाना चाहिए। आपने खुद ही कहा था कि हेवन एंड अर्थ मुझे क्रश नहीं कर सकती जब तक मेरे इरादे पुख्ता है। आपने कहा था कि रास्ते में अगर तुम्हारे पहाड़ आए तो उसे चढ़कर पार करो, अगर दरिया
आ जाए तो उसे तैर कर पार करना, लेकिन रुकना मत। आपने मुझे अपनी सारी जिंदगी कभी भी किसी के सामने ना झुकना सिखाया है, चाहे वो हेवन ही फिर क्यों ना हो। और चूंकि आप मुझे कल्टीवेट करना नहीं सिखाएंगे और आप मुझे कल्टीवेशन नहीं करने देने वाले, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बल्कि आपके सामने इमोर्टल्स में सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। वांगलिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है। वांगलिंग की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कल्टीवेशन प्लेट में सजीवी नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपनी ताकत, अपनी कल्टीवेशन खुद की हिम्मत से करना चाहता हूँ, अपनी ताकत लगाकर। वांगलिंग की ये सारी बातें सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सब कहती वांगलिंग वहाँ से चला गया। पीछे की तरफ वांगपिंग भी काफी जरा उदास था। वो अपने मन में कह रहा था कि फादर, आप इस दुनिया की हर एक चीज मुझे दे सकते हैं, तो आखिर कल्टीवेशन क्यों नहीं? मुझे कल्टीवेशन की कोई लालच नहीं है, मैं कल्टीवेशन सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आपसे किए हुए मैं अपने वादे को पूरा कर सकूँ। वो वादा जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा, मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। फादर, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता। वैसे भी आपने इस दुनिया में बहुत ही अकेलेपन की जिंदगी गुजारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी जाते जाते अपने सोल पपेट को बाहर की तरफ समन करते उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस जर्नी में उसकी अच्छे से हिफाजत करना। तो सुनकर वांगलिंग का इल्यूजन यिन पपेट तेजी के साथ मूव करते हुए से यहाँ से गायब होकर वांगपिंग के पास चला गया, जहाँ वो वांगपिंग पर दूर से नजर रखेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ वांगलिंग भी उदास होते हुए कह रहा था कि वांगपिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने नहीं देना चाहता, बल्कि असल में तुम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। ये मेरे लिए भी दुख की बात है, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन जल्दी ना आए, या फिर वो दिन कभी भी ना आए। मैं इसी की ख्वाहिश करता हूँ। असल में वांगलिंग जानता था कि उस दिन वांगपिंग पूरी तरीके से टूट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें सन क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सन किमिंग यहाँ पर अपने सारे के सारे क्लैन एल्डर्स को इकट्ठा करते हुए कह रहा था कि सन क्लैन के मेंबर्स सुन लो, ये मेरा ऑर्डर है जो कि सबको फॉलो करना होगा। वांग रेजिडेंस से सब लोगों को 1000 फीट दूर रहना है, वहाँ पर कोई भी कदम नहीं रखेगा। अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे क्लैन से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर सारे के सारे एल्डर्स हमें जवाब देते हैं। साथ ही साथ सन कीपिंग सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो आदमी है कौन? इसमें सन कीपिंग गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि वो आदमी है कौन? क्या तुम जानते भी हो? वो आदमी वो इंसान है जिसके सामने हमारा फाउंडिंग एंसेस्टर भी बो डाउन करता है। उसी की वजह से आज के दिन हमारा सन क्लैन एग्जिस्ट करता है और तुम लोगों ने उसी आदमी को जाकर परेशान किया। वो हमारा वही मसीहा है जिसकी वजह से आज के दिन तुम सब लोग जिंदा हो। जो सुनकर तो सन कीपिंग हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है, तो इसका मतलब क्या वो सीनियर वाकई में सीनियर ज़ूमो है? जिस पर सन कीपिंग ने हमें सर हिलाया। ये सुनते सब लोगों के पसीने छूटने लगे। सबसे ज्यादा डर तो यहाँ युन वुफिंग को लग रहा था। वो जैसे ही सन कीपिंग की तरफ देखता है, सन कीपिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आज के दिन हमारा सन क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद होता रह गया। मैं इस बारे में तुम्हारे युन क्लैन के हेड को भी रिपोर्ट करने वाला हूँ, वो तुमसे खुद निपटेंगे। तो सुनकर तो युन वुफिंग डर के मारे पसीने में पूरी तरीके से भीग गया था। वो जानता था कि उसका क्लैन हेड ये सुनने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो डरते हुए फिर से यहाँ किंग गुई के पास आकर उस पर अपना गुस्सा निकालते हुए कह रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने उस लड़के को इतने प्यार से ना देखा होता तो मैं कभी भी यहाँ सीनियर ज़ूमो को ऑफेंड ना करता। ये तुम्हारी गलती है कि मैंने सीनियर ज़ूमो के बेटे से पंगा लिया। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। युन वुफिंग तो डर के मारे पूरी तरीके से बौखला चुका था। वो किंग गुई से कह रहा था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे क्लैन हेड को इस बारे में मालूम हो गया तो वो मुझे मार मार के मेरा कुत्ता बना देंगे। इवन कि वो मुझसे मेरी सारी कल्टीवेशन छीन कर मुझे एक नॉर्मल मोर्टल बनाकर अपने क्लैन से वहीं निकाल देंगे। उसके बाद मेरा क्या होगा? चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। वो यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए मिस किंग गुई को परेशान कर ही रहा था, पर तभी अचानक दरवाजा खुल गया और बाहर से एक पावरफुल प्रेशर आया जो दोबारा युन वुफिंग को हिट करते उसे बेहोश कर देता। और हमें अचानक मिलता है कि वो प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि वांगलिंग का था, जो कि धीरे धीरे यहाँ अंदर आ जाता है। उसके हाथ में वाइन की बोतल भी थी। मिस किंग गुई वांगलिंग को देखती फिर से उससे रिस्पेक्ट पेश करती है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर मिस किंग गुई से सीधी बात करते हुए कहता है कि मुझे तुम पसंद आई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ 60 साल तक रहो और बदले में मैं तुम्हें एक मौका दूंगा तुम्हारी कल्टीवेशन को ऊंचाइयों तक पहुँचाने का। क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? मिस किंग गुई याद करती है कि वांगपिंग दिल का कितना अच्छा इंसान है, इसलिए वो मना कैसे कर सकती थी, इसलिए वो फौरन से मान जाती है। जो सुनकर वांगलिंग भी मुस्कुराते हुए यहाँ दोबारा से वाइन पीने लगा। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिंग वापस से अपने वांग रेजिडेंस में आ चुका था और वो लगातार वाइन पर वाइन की बोतल पी जा रहा है। साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी। वांगलिंग कह रहा था कि इस कल्टीवेशन के रास्ते में मैंने पूरे 800 साल गुजार दिए, लेकिन ये पहली बार है कि मॉर्टल वाइन मुझे इस तरह से नशा चढ़ा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगपिंग भी मिस किंग गुई के साथ वांगपिंग को इसी बारिश में अलविदा कहते हुए वहाँ से जा रहा था, क्योंकि वांगलिंग के लिए बहुत बड़ा दुख है। वांगलिंग कह रहा था कि मैं
नहीं जानता कि ये इस शराब का नशा है या मेरे दिल का इतना जरा बस नहीं होना जो आज मैं पहली बार मोटर वाइन से इतना सारा ड्रंक हो चुका हूँ। क्या यही है काज एंड इफेक्ट, या यही है कार्मा? तो सब कहते हुए वांगलिंग ने इतनी वाइन पी ली थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गया और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।